सुप्रभात। आज हम आपके हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाच्य कहलाता क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। और वाच्य कहते किसको हैं, इसको हम लोग दो परिभाषाओं के तहत समझेंगे। पहला, वाच्य क्रिया के द्वारा रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। या इसी को हम दूसरे परिभाषा के अंतर्गत भी समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाच्य हम उसे कहते हैं जिससे ये पता किया जा सके कि वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है, कर्ता प्रधान वाक्य है या कर्म प्रधान वाक्य है या भाव प्रधान वाक्य है। इसको पहचानने की विधि वाच्य कहलाती है। वाच्य के भेद, वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो आइए सबसे पहले अब हम कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। परिभाषा के तहत क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यानी अगर किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है कि कर्ता प्रधान वाक्य है, तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए, राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया। यहाँ पर इस वाक्य में प्रधान है राम, क्योंकि राम ने दूध पिया, इस क्रिया को संपन्न करने वाला है राम। तो इस वाक्य में कर्ता प्रधानता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। सीता गाती है, गाने की क्रिया करने वाली है सीता, अर्थात यह भी कर्ता प्रधान वाक्य है। मैं स्कूल गया, यहाँ स्कूल जाने की जो क्रिया है वह करने वाला है मैं, तो यह भी कर्ता प्रधान वाक्य हुआ। इस वजह से इसे भी हम कर्तृवाच्य कहेंगे। कुछ नोट हैं, जरूरी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। कर्तृवाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है, जैसे कि कर्म वाक्य में हो भी सकता है और कर्म वाक्य में नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, सीता गाती है, यह कर्म नहीं है, कर्म का लोप हो रहा है, लेकिन फिर भी यह कर्तृवाच्य में है वाक्य। उसी तरह ये दूसरा, मैं स्कूल गया, यहाँ स्कूल कर्म है, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है, लेकिन दोनों कर्तृवाच्य हैं। मतलब कर्तृवाच्य अकर्मक या सकर्मक क्रिया दोनों में हो सकती है। कर्ता का चिन्ह ने होता है कारक के अनुसार, इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तृवाच्य के होते हैं। कर्ता का चिन्ह ने होता है, यानी कि अगर वाक्य में ने लगा हो और उसके बावजूद वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदल भी रहा हो, फिर भी हम उसे कर्तृवाच्य ही कहेंगे, अगर उसमें कर्ता का चिन्ह लगा हुआ है तो। अब दूसरा, कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, या जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। पहले वाले में अगर कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा था तो कर्तृवाच्य था, इसमें अब कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है तो कर्मवाच्य है। उदाहरण के लिए दिया गया है, लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, राधा के द्वारा गीत गाया गया। पहले हम इसके नोट को समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण को समझेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः यह सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। कर्तृवाच्य में हमने जाना कि वह कर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है वाक्य, लेकिन यहाँ पे क्रिया हमेशा सकर्मक ही होगी, क्योंकि अगर कर्म प्रधान वाक्य है तो कर्म का होना अनिवार्य हो जाता है। कर्म ही नहीं होगा तो कभी सकर्मक हो ही नहीं सकता।
और सकर्मक नहीं होगा तो वो कर्मवाच्य नहीं हो सकता, तो हमेशा सकर्मक में रहेगी। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या तो कर्ता रहेगा ही नहीं, सिर्फ कर्म और क्रिया रहेगी, कर्म प्रधान वाक्य हो जाएगा। या अगर कर्ता रहेगा तो उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब दो कंडीशन होंगे, पहला तो वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होगा, दूसरा कि या तो वाक्य में कर्ता रहेगा ही नहीं, कर्ता का लोप हो जाएगा, सीधे सीधे कर्म प्रधान वाक्य रहेगा जहाँ कर्म और क्रिया ही रहेगी, कर्ता नहीं रहेगा। अगर कर्ता रहा, कर्म वाच्य में अगर कर्ता रहा तो अनिवार्य रूप से उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, लेख लिखा गया, अब उदाहरण को हम समझते हैं। लेख लिखा गया, यहाँ पर लेख कर्म है और लिखने की क्रिया हो रही है, यानी कर्ता है ही नहीं, कर्ता का लोप है, ये कर्म प्रधान वाक्य हो गया जब कर्ता है ही नहीं, तो कर्म वाच्य इसका उत्तर हो जाएगा। गीत गाया गया, यहाँ गीत कर्म है और गाया जाना गाने की क्रिया हो रही है, यहाँ भी कर्ता का लोप हुआ है, तो यह भी कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कर्म है और पढ़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ भी कर्ता का लोप हुआ है, तो यह भी कर्मवाच्य है। राधा के द्वारा गीत गाया गया, देखिए अब यहाँ कर्ता है, बाकी के 3 वाक्यों में कर्ता नहीं था, लेकिन चौथे वाक्य में कर्ता है, तो क्या अनिवार्य था, अगर ये कर्मवाच्य होगा, कर्ता इसमें है, कर्म भी है, और ये कर्मवाच्य कब हो सकता है, जब कर्ता रहने के बाद उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया गया हो। तो क्या किया गया है, राधा के द्वारा के द्वारा का प्रयोग किया गया है, यह भी कर्मवाच्य है। पतंग उड़ रही है, कर्ता का लोप है, पतंग कर्म है और उड़ने की क्रिया हो रही है, इसी तरह यह कर्म प्रधान वाक्य हो गया जिसमें कर्ता है ही नहीं। यह किताब प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, यहाँ कर्ता है, किताब लिखने की क्रिया हो रही है और वह क्रिया कर रहा है कर्ता प्रेमचंद, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ के द्वारा लगा हुआ है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य हो गया। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, मतलब प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया, दोनों तरह के वाक्य हो सकते हैं। अब आखिरी हिस्सा इसका, भाववाच्य। इसकी भी परिभाषा बिल्कुल उसी तरह से है कि क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। अगर कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता का बोध हो तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता का बोध हो क्रिया में तो भाववाच्य। इसका नोट है, जहाँ क्रिया का भाव मुख्य हो, भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, जो क्रिया होती है भाववाच्य की, वह हमेशा अन्य पुरुष में होती है, पुल्लिंग होती है, एक वचन में रहती है तथा संभवतः अकर्मक ही प्रयोग होती है। कभी कभी सकर्मक भी हो सकता है, लेकिन लगभग संभवतः वह हमेशा अकर्मक ही होती है। भाववाच्य में भी से और के द्वारा का प्रयोग होता है, यह एक सम्मिलित होने वाली चीज़ है। कर्मवाच्य में भी से और के द्वारा का प्रयोग हो रहा था और भाववाच्य में भी से और के द्वारा का प्रयोग होगा, तो कैसे पहचानेंगे हम कि कर्मवाच्य कौन है और भाववाच्य कौन है। भाववाच्य में क्रिया में भाव की प्रधानता होगी, हमें यह बात हमेशा देखनी होगी, अगर क्रिया में भाव की प्रधानता है तो ही वह भाववाच्य होगा। अब उदाहरण से समझते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ चला नहीं जाता क्रिया हो रही है, नहीं चलने का भाव है यहाँ पे, यानी कि थकान का भाव छुपा हुआ है। मुझसे करता है, कर्म नहीं है, कर्ता के बाद जैसे कि मैंने बताया कि अकर्मक में ही रहेगा सामान्यतः यह, तो यहाँ पे करता है, कर्म नहीं है और क्रिया की प्रधानता है, चला नहीं जा रहा, थकान का भाव है इसमें, क्रिया की में भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। थोड़ी देर सो लिया जाए, यहाँ पर भी कर्ता नहीं है और क्रिया में भाव की प्रधानता है, सो लिया जाए,
उससे चुप नहीं रहा जाता। यहाँ भी क्रिया की प्रधानता है, चुप नहीं रहा जाता, कर्म नहीं है। सीता से दूध पिया नहीं जाता, यहाँ कर्ता भी है, कर्म भी है, से का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन फिर भी क्रिया में भाव की प्रधानता है, पिया नहीं जाता। क्रिया में भाव की प्रधानता है, इसलिए यह भाववाच्य होगा। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे बच्चों से मैदान में खेला जा रहा है, यह भाववाच्य है। खेला जा रहा है का भाव इसमें छुपा हुआ है। प्रणव द्वारा कविता लिखी गई, यहाँ कर्मवाच्य है, के द्वारा लगा हुआ है, कविता लिखी गई क्रिया और कर्म करता है, लिखने की क्रिया हो रही है, कविता कर्म है और प्रणव करता है, द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, कर्म की प्रधानता है, कविता लिखी गई, कर्म प्रधान है इसलिए कर्मवाच्य। हमसे हंसा जाता है, यहाँ भी भाववाच्य होगा। हमसे हंसा जाता है, यहाँ भी कर्म है ही नहीं और कोई कर्ता प्रधान इसमें है ही नहीं। हंसने की क्रिया प्रधान भाव है इसमें, इसलिए यह भाववाच्य होगा। मेरे द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, मेरे द्वारा, यहाँ कर्म कर्ता सभी हैं, द्वारा लगा हुआ है, कर्म प्रधान वाक्य है तो कर्मवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, यह फिर एक बार भाववाच्य हो गया, नहीं बैठने का भाव है, क्रिया की प्रधानता है भाव की। कपड़े धोबी द्वारा धोए गए, कर्मवाच्य, द्वारा लगा हुआ है। उससे उठा नहीं जाता, फिर यहाँ पर क्रिया में भाव की प्रधानता है, भाववाच्य। लड़के के द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी, के द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, फुटबॉल कर्म है और लड़का करता, यह भी कर्म प्रधान वाक्य है। गोविंद ने गीता पढ़ी, अब यहाँ पर कर्ता प्रधान है, कर्ता और क्रिया दो ही हैं, कर्तरीवाच्य। मैं व्यायाम करता हूँ, यह भी कर्तरीवाच्य। सरकार ने, चिन्ह लगा हुआ है कर्ता का, यह भी कर्तरीवाच्य। नेताजी ने, चिन्ह लगा है कर्ता का, यह भी कर्तरीवाच्य। और भी बहुत सारे उदाहरण बनाने के बाद यह पहचानने में आसानी होने लगेगी कि कौन सा वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है। नियमों को पढ़ने के बाद हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वाक्यों को पहचानने का, उतना ही ज़्यादा हम पहचानने में खुद को सफल बनाते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ आया होगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में जो भी चीज़ें नहीं समझ आई हैं उस विषय पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद।